गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और मैं 2019 यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का ऑल इंडिया रैंक 123 हूँ और मैं अभी एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ के रूप में देश में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अभी आप हाल ही में न्यूज़ सुनते होंगे कि छत्तीसगढ़ में इतने नक्सली मारे गए, कश्मीर में इतने आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। इन सब विभिन्न रूपों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ अपनी सेवाएं और अपनी भूमिका इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है। दोस्तों, आज इस स्पेशल टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने आया हूँ। मेरा एक मकसद है कि 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इनफैक्ट उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और हम सब के मन में, स्पेशली 10th के बाद 12th के बाद, हम सब के मन में एक ऊहापोह की स्थिति होती है, एक भाव होता है कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, हमारे भविष्य की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, हम कौन सी ऐसी मंजिल अपनाएंगे जो हमें एक नई चुनौतियों को और हमें एक नया अवसर देगा। साथ ही साथ हमारा यह भी उद्देश्य होता है कि हम देश के योगदान में अपनी भूमिका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। इन्हीं सब जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं, इन सब पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप 10th में 12th में ऐसे ये एक ऐसा पड़ाव होता है जब आपका एक छोटा सा निर्णय आपके भविष्य का 5 से 10 साल प्रभावित कर सकता है। एक हमारे यहाँ एक जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हम लोग एक बहुत फेमस कहावत यूज़ किया करते थे कि क्या कर रहे हो, इस काम को कैसे कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोले भाई कुछ नहीं कर रहे, श्रीलंका के रास्ते कश्मीर जा रहे हैं। जब आपको एक किसी मंजिल पे पहुंचना है, आपको किसी एक ऐसे लक्ष्य पे पहुंचना है जो आपके दिल के बेहद करीब है, एक ऐसे मंजिल के बारे में सोचना है, एक ऐसे देश, एक ऐसे कर्तव्य, एक ऐसे व्यवस्थाओं के बारे में सोचना है जिसको करके आपको खुशी मिलेगी, जिसमें अपनी भूमिका निभा करके आप अपने परिवार को एक अच्छा जीवन शैली दे पाएंगे, अपने समाज में एक अच्छा कर्तव्य निर्वहन कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से आपको क्या करना है, इस चीज़ के बारे में, विभिन्न अवसरों के बारे में जानें। इसमें अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाता है कि जानना क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्यतया हमारे यहाँ एक धारणा होती है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबसे बड़ा है, उसके बाद कॉमर्स है और आर्ट्स सबसे निचले दर्जे पे माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मेरी अर्ली स्कूलिंग हुई है जो अक्सर बिहार में हुई है। उसके बाद क्लास 8th के बाद मैं प्रयागराज चला गया था। प्रयागराज से मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई पूरी की। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 10th के बाद मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लूँ, लेकिन मेरा जो स्कूल था वहाँ पे नो आर्ट्स, ओनली मैथ्स। आर्ट्स था ही नहीं, मुझे इस विषय को पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसके बाद क्लास 12th में बाकी सारे बच्चों की तरह, आप सबों की तरह, मैंने भी जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया। उस समय हमारे यहाँ से 2014 में मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया और मेरा सौभाग्य कहें, लक कहें, जो भी कहें, उसमें मैं क्वालिफाई किया और मेरा कुछ समथिंग 78 के अराउंड मेरी रैंक थी ऑल इंडिया में। इस पे तो कुछ विशेष मेरा एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव हुआ कि सामान्य भारतीय पिताओं की तरह मेरे पिताजी के मन में भी अरमान जग गए कि लड़का जब हमारा क्लास 12th करते जेई मेंस निकाल दिया है, जब कुछ दिन कोटा जाएगा तो आईआईटी तो निकाल ही देगा। लेकिन दोस्तों, मुझे अपनी हकीकत पता थी। इनफैक्ट हम सबको अपनी हकीकत पता थी। जैसे 3 इडियट्स में फरहान था, उसको भी अपनी हकीकत पता थी कि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है।
लेकिन क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे, पिताजी नहीं मानेंगे। तो स्वभावतः मेरे ऊपर भी दबाव डाला गया कि भाई आप आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा जाइए। मैंने सोचा, फिर मुझे वो थ्री इडियट्स की लाइन याद आई कि अगर अभी नहीं लड़े तो फिर समय आपका अगला 4 साल बर्बाद होने वाला है। तो घर वालों से लड़के, रो के, गा के, डांट सुन के मैंने बीएचयू का एंट्रेंस दिया। बीएचयू आप लोग जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है। वहां से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री से ऑनर्स की पढ़ाई की। वहां पे मैं चला गया, मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं, दुर्भाग्य से वही हुआ कि मेरा ईयर बैक लग गया। तो मैंने 4 इयर्स में अपने 3 साल बीए का कोर्स कंप्लीट किया। 2018 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया यूपीएससी की तैयारी के लिए। उसके बाद जाने के बाद 2019 में मैंने एग्जाम दिया। टू 2019 में मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एग्जाम दिया और उसमें मेरी ऑल इंडिया में 123वीं रैंक थी। और मेरे चॉइस के अनुरूप मुझे सीआरपीएफ मिली और सीआरपीएफ के रूप में अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं 2018 में मैं कॉलेज से पहुंचा था बनारस और 2019 में मेरा ये वाला एग्जाम क्लियर हो गया था। इसके पीछे की तैयारी, इसका जो बैकग्राउंड था वो क्लास 12th के बाद के मेरे निर्णय पे निर्धारित हो चुका था। कि मुझे बीए करना है। जब आप बीए कर रहा था तो मेरा विषय था हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इसकी वजह से तैयारी आसान हो गई। तो ये जो समय है, संघर्ष का आपका जो समय है, जब आपको सीधे यूपीएससी करनी है तो घूम करके जाने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट ये आपके जीवन के किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए लागू हो सकता है। अब मैं अपनी कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं कि और विभिन्न कौन ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनी आइडिया? कोई आप लोगों का मन में होगा कॉमन? आर्ट्स। सॉरी, मैं थोड़ा सा आर्ट्स से पढ़ाई किया हूं तो मैं थोड़ा आर्ट्स को ऊपर रख रहा हूं। कॉमर्स और तीसरा साइंस। इस मामले को लेकर के साइंस वालों को अफेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे भी साइंस से लगाव है। साइंस का डेवलपमेंट, साइंस का होना बेहद जरूरी है। लेकिन चूंकि मैंने आर्ट्स चयन किया था इसलिए मैं इसको लेकर के थोड़ा सा पक्षपाती हूं। जब आप आर्ट्स लेते हैं, इसकी दशा और आपकी दिशा, आपका भविष्य क्या होगा, ये क्लास 10th के बाद से डिसाइड होने लगता है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करेंगे। कॉमर्स लेते हैं आईकॉम, और साइंस लेते हैं तो आईएससी। इतना हो गया। अब आपने क्लास 12th की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद अगली परिस्थिति आती है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि गिवन परिस्थितियां इस तरीके से होती हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी ने क्लास 12th में साइंस से पढ़ाई की है तो वो ग्रेजुएशन आर्ट से कर सकता है। सौभाग्य से दुर्भाग्य से ये वर्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। आईकॉम वाले भी आईए कर लेते हैं, सॉरी बीए कर लेते हैं। लेकिन कॉमर्स और साइंस इतना टेक्निकल होता है तो सामान्यतः ऐसा नहीं देखा गया है। हालांकि आपके पास चॉइस होती है
कि आप आर्ट्स से हो करके आप आर्ट्स से होकर के कॉमर्स, बीकॉम और बीएससी की शायद पढ़ाई आप कर सकते हैं। मैंने भी क्लास 12 साइंस तक की थी, उसके बाद में बीए आ गया था आर्ट्स में। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो अब आपके पास कई सारे अवसर आते हैं, आपको एक नए तरीके से एक नया आयाम खुलता है। पहला आयाम होता है कि आप मास्टर्स कर लें। आपने आर्ट से किया है तो आप एमए कर लीजिए, कॉमर्स से किया है तो आप एमकॉम कर लीजिए, और साइंस से किया है तो आप एमएससी कर लीजिए। इसके बाद आप अलग अलग विषयों में नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट जीआरएफ के थ्रू आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मशीनरी के लिए ग्रेजुएशन बेस्ड बहुत सारे एग्जाम लाती है। गवर्नमेंट को ऑफिसर्स चाहिए, गवर्नमेंट को क्लर्क्स चाहिए, गवर्नमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट, जो भी एक गवर्नमेंट का इतना बड़ा इकोसिस्टम है, उसके लिए उनको लोग चाहिए होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करती है। आप इसके थ्रू जा सकते हैं। इसमें मेनली यूपीएससी होता है, जिसके थ्रू आप देश के प्रशासन में बड़े बड़े पद, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सब आप पदों को सुशोभित करते हैं। फिर आपका स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पीएससी बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके थ्रू आप राज्य की, अलग अलग राज्य का अपना होता है जिसमें भाषाएं विशेष होती हैं, उसमें आप स्टेट मशीनरी में एसडीएम, डीएसपी वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एसएससी सीजीएल का ऑफर है। इसके अलावा क्लास 12, इसके अलावा जैसे मैं एक बताना भूल गया आपको, क्लास 12 के बेसिस पे भी आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ पद मिलते हैं आपको। इसमें आप जा सकते हैं, क्लास 12 बेस्ड एग्जाम दे करके आप क्लियर करके गवर्नमेंट मशीनरी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभी हमने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, इसके अलावा और कोई और करियर ऑप्शंस जो आपके दिमाग में हो, जो कि ट्रेडिशनल माइंडसेट से बिल्कुल अलग है, एनी गेस? कोई विद्यार्थी का कोई गेस है जिस चीज को वो अनुमान लगा सकते हैं? सबसे एक इंपॉर्टेंट पहलू के रूप में आता है जर्नलिज्म। ये जनरली इतना पॉपुलर नहीं है, इस चीज के बारे में उतनी बातचीत नहीं होती है। एक पत्रकारिता एक बड़ा, एक विशेष स्वरूप लेकर के आता है। आप जानते हैं देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जर्नलिज्म है। इसके अलावा जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लॉयर है, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस जो आपके दिमाग में आ रहे हो? मैं आपको एक गेस देता हूं, जो काम अभी हम कर रहे हैं, क्या? कंटेंट क्रिएशन। ये कंटेंट क्रिएशन कई फॉर्म में हो सकता है। जैसे अभी मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम टीचिंग का कर रहा हूं। ये काम मैं टीचिंग का कर रहा हूं, लेकिन ये वन वे और द अदर ये कंटेंट क्रिएशन ही है। बट ये कंटेंट है किसका है? एजुकेशन का कंटेंट है। ये एक प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस है जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। इस फॉर्म में एजुकेशनल आते हैं, एम्प्लॉयमेंट आते हैं, लिटरेसी आते हैं, ओपिनियन आते हैं, न्यूज़ आता है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज
एक अलग अलग डायरेक्शन में जाने की दिशा। लेकिन इन सारी बातों को आप तब फॉलो करेंगे, आप तब जानेंगे जब आपके अंदर वो चीज़ करने की इच्छा होगी, आपको करने के जज्बा होगी, इच्छा शक्ति होगा, वो माइंडसेट होगा जिसको बृहद सोच बोलते हैं। अगर आप वो सोच नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप उस विचारधारा को, आप उस मानसिकता को आप अपना नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत काबिल हों। हो सकता है कि आप जिस विधा में जाते देश का एक दशा और दिशा दोनों निर्धारित कर सकते थे, लेकिन आपके अंदर उस सोच की कमी थी, आपके अंदर उस अनुभव की, उस साहस की कमी थी, जिसके दम पे आप कुछ बेहतर नहीं कर पाए। इस लेक्चर का जो एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पहला उद्देश्य तो था कि आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो माइंडसेट की। वो मैं चाहता हूं, अगर इस लेक्चर के माध्यम से, इस हमारे आपके बातचीत के माध्यम से अगर हम इस बात को कन्वे कर पाए, ये जो माइंडसेट है, इस चीज को आप समझ लें, सीख लें और अपने अंदर आत्मसात कर लें, अपने ऊपर भरोसा कर लें, तो यकीन मानिए फिर आपके लिए जो अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। भरोसा नहीं होता है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल आप न्यूज में, मीडिया में अलग तरीके से, आप अलग अलग स्वरूपों में सुने होंगे। मैं आज उसका एक अलग पर्सपेक्टिव आपके साथ साझा करना चाहता हूं, एक सामाजिक पर्सपेक्टिव, एक सामाजिक सोच जो हम सबको जकड़ी हुई है। इस जकड़न के पीछे अंग्रेजों का 200 साल का शासन भी रहा है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको तीर चलाना है, ठीक है? आप तीरंदाज बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या लगती है, बताइए? हैंड। सबसे जरूरी चीज क्या लगती है? हैंड। किसी भी एक सामान्य सामान्य मानवी से आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा। चलिए थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके चलता हूं। जो गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है, एकलव्य का अंगूठा लेने का। अर्जुन की बहादुरी को साख न पहुंचे, दाग न लगे, इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा ले लिया। लेकिन आपके सामने मैं एक ऐसे उदाहरण के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसको भगवान ने हाथ ही नहीं दिया, और वो स्त्री और वो लड़की, 18-19 साल की लड़की, जब वो भारत की नंबर 1 आर्चर बनी थी, उस लड़की की उम्र महज 17 साल थी। उस लड़की का नाम है शीतल देवी। उस लड़की के पास हाथ है ही नहीं। हमारे पास कंप्लेन होता है कि पैसे नहीं है, पिताजी ने पैसे नहीं दिए, अरे शरीर में आलस आ रही है, अरे रिश्तेदारी में जाना है, अरे भैया को पढ़ाना यार, हमको नहीं पढ़ा पाएंगे। हमको शिकायत होती है कि अरे यार व्यवस्था होता तो हम बहुत कुछ कर देते। अरे उस स्त्री का क्या जिसके पास भगवान ने हाथ ही नहीं दिया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सोच, उसकी मानसिकता ने पैर से तीरंदाजी करके शोल्डर का यूज करके, पैर से करके वो लड़की नंबर 1 आर्चर बन गई।
क्या कहेंगे इस बात को? आपका क्या चीज का बहाना है कि आपके पास ये व्यवस्थाएं नहीं है? ये लड़की किसको कंप्लेन करती कि ईश्वर आपने मुझे हाथ नहीं दिया, मैं क्या करूं? लेकिन उसने कंप्लेन नहीं किया, बोला कोई बात नहीं, हाथ नहीं दिए हैं, मैं पैरों से ही तीरंदाजी करके दिखाऊंगी और हिंदुस्तान का नंबर 1 आर्चर बन के दिखलाऊंगी। और ईश्वर का कृपा हुआ, उस लड़की की इच्छा शक्ति ने उस लड़की को ऐसा बनाया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसलिए ऐसी कोई भी समस्या जो आपके पास हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, जो आपको बड़ा सोचने से रोक रही हो, उस चीज को आप बिना रुके त्याग दीजिए। ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे शुभ चिंतक, सॉरी मुझे इसमें शुभ चिंतकों के बारे में भी सोचना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। जनरली शुभ चिंतक हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन एक मिनट, अम्मी, हेलो हेलो, हाँ अमित से बात भइला, कल यहाँ आवत नहीं। ना ना हम आज पैदल ले बात हो गई बा, बतैले बानी कि ये कलंडू किया बानी, ठीक है, कॉल करते हैं। तो जो है, सॉरी मेरा थोड़ा सा घर से कॉल आ गया था। तो अगला, तो आपके अंदर शुभचिंतक की बात हो रही थी कि भाई शुभचिंतक जो हमारे बारे में बुरा नहीं चाहते हैं, मैं भी जानता हूं वो बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारी सोच है, उस चीज को आप जानते हैं या मैं जानता हूं? सॉरी, आप ही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं, इनफैक्ट कोई नहीं जानता है। आपको क्या करना है, आप कितनी ऊंचाई पे जाएंगे, ये सिर्फ आप जान रहे हैं और कोई नहीं जान रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, शीतल देवी से प्रभावित होकर के अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। तो अगला प्रश्न आता है कि भाई महत्वपूर्ण किसको माने? महत्वपूर्ण प्राथमिकता दीजिए अपने माइंड को, या फिर अगर सरल भाषा में कहें, सोच को। इसको आप सबसे प्राथमिकता दीजिए। अपने अंतर्मन की, और थोड़ा सा प्रिसाइज हो तो, अपने अंतर्मन की, अपने अंतर्मन की आवाज को आप इसको प्राथमिकता दीजिए। जो भी बोल रहा है आप उससे बहस मत कीजिए, उनसे लड़िए मत, उनको समय बताने दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं गांव से निकला हुआ लड़का था, माता पिता मेरे गांव में ही रहते हैं अभी भी। तो उस समय बहुत लोगों का ये विचार था कि अगर इनसे ग्रुप डी भी निकल जाए तो ये बड़ी बात होगी। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग बहुत मेरे कहने को शुभचिंतक ही होंगे, लेकिन उनका ये मानसिकता था। अब किसी को हम मुंह नहीं बंद करा सकते हैं, किसी को हम सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमको जो अंदर से अच्छा लग रहा है, हम उस कैपेसिटी पे, हम उस विश्वास पे काम करते रहें। और रिजल्ट आज सबके सामने है। अगला, हमारे यहाँ सामान्यतः हमारे ज़्यादातर जो हम लोग हैं लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंस की दिक्कत आती है, पैसे की दिक्कत आती है, हमारे पास संसाधन कम है, पैसे कम हैं। एक ऐसे ही पैसा कम वाला व्यक्ति भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना था। एनी गेस इस नाम को आप बता सकते हैं? सही कह रहे हैं, ये है
एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो है, इनके पिताजी मछुआरे थे, मछली मार्केट से मार्केट में मछली बेचते थे, समुद्र से मछलियां लाते थे। उनका बेटा पढ़ाई करके अपने परसिवरेंस के दम पे, अपने सोच के दम पे, और इस बंदे की किस्मत की, जब ये एनडीए का एग्जाम देने एपीजे अब्दुल कलाम साहब उत्तराखंड गए, वहां पे 23 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 22 लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ 23वें में कलाम साहब थे, इनका नहीं हुआ। एक गरीब परिवार से आए हुए बच्चे के ऊपर, दिमाग के ऊपर, जो कि एक्सट्रीम साउथ कन्याकुमारी से निकलता है और एक्सट्रीम नॉर्थ उत्तराखंड तक जाता है, वहां पे जाता है और वहां पे बेचारा ये सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। पढ़ाई करते 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 वो देश का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनता है। देश को अग्नि, नाग, त्रिशूल, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश, न जाने अनगिनत मिसाइल देता है। अभी हाल में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसमें इसका जगह जगह पे यूज किया गया है। ऐसे महान पुरुष सीमित संसाधन में रह करके भी देश के लिए बड़ा योगदान दिए हैं। बाद में ये व्यक्ति आगे चल के देश के राष्ट्रपति बने, इनको भारत रत्न से नवाजा गया। आपके पास क्या बहाना है? क्या आप मेहनत नहीं कर सकते हैं? क्या करना होगा आपको? आपको अपने सुखों का त्याग करना होगा। हो सकता है जिसके पास पैसा हो एसी में रह के पढ़ाई करता हो, आपके पास नहीं है, ठीक है, हम पेड़ के छाया में पढ़ाई करेंगे। हो सकता है वो महंगे क्लासरूम्स में पढ़ता हो सकता है उसकी सारी व्यवस्थाएं, उसके पास लैपटॉप्स हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल हो, सारी फैसिलिटीज हो, लेकिन आज तो इंटरनेट इतना सस्ता है, उतना तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हुए अपना करियर को आगे लेके जा सकते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे, आप सपनों को अपनी हमेशा नहीं उड़ान देंगे। इसके अलावा जो अगला हमारे सामने एग्जाम्पल आता है, वो आता है कंसिस्टेंसी का। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लिया, हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि सर छोटा नहीं सोचना चाहिए, तो हम छोटा नहीं सोच रहे हैं सर, हम सुख सब कुछ को त्याग करके पढ़ाई कर रहे हैं। वह अपने काम से निवृत्त हो गए, फिर पढ़ाई में लग गए, पसीना हो रहा है, न किसी से कंप्लेन कर रहे हैं, किताबें हैं, दोस्तों के साथ किताब शेयर कर ले रहे हैं, पैसा नहीं है फोटो स्टेट करवा ले रहे हैं, आपकी सारी बातें मानते हैं हम सर, उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर, घर से बार बार दबाव आ रहा है, घर से बार बार प्रेशर आ रहा है कि यार कुछ करो, ऐसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे चरित्र का आपके असली परीक्षा स्टार्ट होगी, जब आप फेल के होने के बाद जब आपको बोला जाएगा कि आप पुनर्विचार कीजिए अपने निर्णय पे। एक बहुत मशहूर कहावत है, मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। हो सकता है कि हम रास्ता थोड़ा सा घूम करके ले लें, अभी परिस्थितियां हमें नहीं अलाउ कर रही हैं, लेकिन मंजिल को हमेशा अपने सपनों में बसाए रखेंगे। इस बार की जो यूपीएससी टॉपर हैं, इस बार की जो
इस बार की जो यूपीएससी टॉपर हैं, शक्ति दुबे, इनका ऑल इंडिया में पहला रैंक आया है। पता है इनका कौन सा अटेम्प्ट था? 5वां। यूपीएससी का 5 अटेम्प्ट मतलब मिनिमम 6 साल की पढ़ाई। 6 साल, उससे पहले भी 1-2 साल, कम से कम 7 से 8 साल तक बंद कमरे में, वहीं विजन आईएएस के नोट्स, वहीं लक्ष्मीकांत की किताबें, वहीं पीवाईक्यूज, इसके बीच में इन्होंने अपना समय गंवाया होगा। इनका इतना लंबा एक प्रोफाइल देख करके ऑन अ लाइटर नोट, एक बहुत बड़ा मीम आता है ग्रुप में, आप लोग भी देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जो पुराने हो तो जरूर ही देखे होंगे। यार क्या बताएं, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू तो 5 साल मैंने एग्जाम हॉल में ही किए हैं। मतलब पिछले 5 साल से मैं एग्जाम देता हूँ। जो भी टॉपर होता है बोलता है पिछले पीवाईक्यू देख लिया। अरे हम क्या पीवाईक्यू देखे, पिछले 5 साल से तो हमने पीवाईक्यू को एग्जाम हॉल में सॉल्व किया है। लेकिन कोई नहीं, इनका जो है पे ऑफ आया। एक मेरा दोस्त है, मेरा स्कूल का फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, उसने 17 बार एसएसबी का एग्जाम दिया। 17 बार गया, फेल होकर के आ गया, गया फिर फेल होकर के आ गया, गया फिर फेल होकर के आ गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं, 17 बार वो लड़का फेल हुआ। हमारा हिम्मत कितने तक टिकेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने तक? 10 बार के बाद हम चुक जाएंगे। लेकिन वो मेरा जो मित्र है, वो उसका मैं बहुत संजीदा एग्जाम्पल मुझे महसूस होता है। उसने 17 बार एग्जाम दी, उसके बाद एसएसबी क्रैक करके अभी इंडियन आर्मी में एज अ कैप्टन रैंक पे अपनी सर्विस दे रहा है। मेरा एक प्रयागराज का कॉमन मित्र है, और जब उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके सिलेक्शन से 6 महीना पहले मैं दिल्ली में था, हम लोग थे, आया था, तो बेचारा उदास था, कह रहा था कि यार सब कुछ तो कर दिया मैंने, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, कितनी बार गया मैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो यार क्या करूं मैं। एज ऑलवेज बिहार के लोगों की तरह मैंने बोला यार यूपीएससी की तैयारी कर। वो यूपी का था, कह रहा भाई मेरे से तुम लोगों की तरह बंद कमरे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन भगवान के लिए, उसके लिए कुछ अलग ही खेल मंजूर था। 6 महीने बाद उसके हमने सुना कि उसका टीडीएस क्लियर हो गया, टीडीएस ओटीए, और वो निकल गया। और उस दिन उसके सिलेक्शन के बाद उस लड़के ने बहुत अच्छी चीज लगाई थी अपने स्टेटस पे, जो आज भी वो लाइन मुझे इंस्पायर करती है कि हारा वहीं जो लड़ा नहीं। ये ऐसी लाइन है, अगर इसको आप अपना आत्मसात बना लें कि हारा वहीं जो लड़ा नहीं, तो यकीन मानिए आपके लिए कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं होगी। इन्हीं सब के साथ, इन्हीं सब एग्जाम्पलों के साथ मैं आपके साथ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने सपने को, अपने सोच को कभी भी संसाधन के अधीन मत रखिए। कभी भी आप इस तरीके से मत सोचिए कि अगर आपके संसाधन कम है, हमेशा इस चीज की सोचिए कि क्या मैं इसके लिए फाइट कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर इसको करने की इच्छा है। अगर वो है तो यकीन मानिए, एक बड़ा मशहूर शेर है जो तैयारी के दिनों में मुझे अक्सर इंस्पायर किया करता था, मंजिल तो मिल ही जाती है, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ साथ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि घर से निकलिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू।